स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा महाकौशल प्रांत के 21 जिलों में रोजगार सृजन केंद्र खोले जा रहे हैं। रविवार को छतरपुर के किशोर सागर स्थित ऑडिटोरियम में संघ के पूर्व सह कार्यवाह और वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी की उपस्थिति में इसका भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने भारत में उद्यमिता विकास को लेकर एक बड़ा संबोधन दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस प्रकार का ये कार्यक्रम हम सबको आनंद हो, गर्व हो, स्वाभिमान हो, इस प्रकार का ये कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है, परंतु यह अर्ध सत्य है। जब हम किसी देश को एक विषय के साथ जोड़ते हैं तो माना जाता है कि यह बाकी विषयों में पीछे है, परंतु भारत अपना कृषि के साथ साथ उद्योग प्रधान भी देश रहा है। अभी तक मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 17वीं 18वीं शताब्दी तक विश्व बाजार में सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश भारत रहा है। जब दुनिया में कई प्रकार के उद्योग नहीं थे, उस कालखंड में उसके पूर्व से भारत में कई प्रकार के उद्योग चलते रहे। वो वस्त्र उद्योग होगा और भिन्न भिन्न प्रकार की जीवनावश्यक वस्तुओं के निर्मित का क्षेत्र होगा। तो भारत केवल कृषि प्रधान देश नहीं तो उद्योग प्रधान देश भी रहा है। ये तो अपनी मानसिकता में पराभूतता का जो प्रवेश हुआ, उसके चलते आज हम कहीं पर नीचे पहुंच गए। बहुत सोची समझी रणनीति के अंतर्गत भारत को छोटा करने का प्रयास हुआ है। एक लंबी लड़ाई भारत के पुरुषार्थियों ने की, जिसके परिणाम स्वरूप हम 1947 में स्वतंत्र हुए। अब जब हम अपने 1947 के बाद का देश का एक परिदृश्य अगर हम देखेंगे, वास्तव में गुलामी की मानसिकता अभी समाप्त नहीं हुई, परंतु समाप्त होने की दिशा में तो हम गति से बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी हमको लगता है कि हम अभी पीछे हैं। हम पीछे हैं। इस मानसिकता से अपना ये देश मुक्त हो, ये पहली आवश्यकता है। नहीं, हम आगे जा सकते हैं, हम आगे जा रहे हैं। अगर हम 47 के बाद का भारत का परिदृश्य, आज 75 वर्ष हो गए स्वतंत्रता प्राप्त, अपने पतन के कालखंड में हम इतने नीचे चले गए कि देशवासियों को दो समय का अन्न प्राप्त करने के लिए विदेशों के सामने कटोरा लेकर जाना पड़ा है। और अमेरिका की कृपा पर उनका सड़ा गला गेहूं भारत में आता था, अपनी एक पीढ़ी ने उसको खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और 1960 के बाद इस देश के अंदर हरित क्रांति का कदम हमने डाला, उसके कुछ परिणाम दुष्परिणाम दोनों है। उसका आकलन, उसका मूल्यांकन करने का अभी का समय नहीं, लेकिन
हम इतना आज कह सकते हैं कि हम दूसरे देशों को अनाज भेजने की स्थिति में आज आ गए हैं। अपनी आवश्यकता तो पूरी करते ही हैं। कृषि के संदर्भ में एक क्षेत्र में अगर एक कुछ मापदंडों पर विचार किया जाए कि किसी उत्पादनों में हम प्रथम क्रमांक पर आज जाए, सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला देश भारत है। सबसे ज्यादा फल निर्माण करने वाला देश भारत है। दुनिया की तुलना में हम उसमें ऐसे कुछ विषयों में क्रमांक 1 पर पहुंचे और एक स्वावलंबी बनने की दिशा में हम रुक गए। उद्योगों का जो क्षेत्र हम देखते हैं, तो एक ही केवल उदाहरण बताना पर्याप्त रहेगा। एक टाटा जैसे एक व्यवस्था खड़ी हुई तो फोर्ड जैसी विदेशी कंपनियों को भारत छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। आज हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र में दुनिया की स्पर्धा में कुछ पीछे नहीं है। और केवल इतना ही है तो अनेक प्रकार के उद्योग हमने अपने देश के अंदर खड़े किए हैं, जो इस देशी स्वदेशी भाव से चलने वाले अपने पैरों पर। हमने गीत सुना अभी, औरों के गुणगान करने से कभी देश नहीं बड़ा होता है, अपना आत्मविश्वास जगाने से देश बड़ा होता है। तो उद्योग क्षेत्र में हम आज बहुत आगे, पीछे नहीं रहे। बड़े बड़े उद्योग भारतीयों ने खड़े किए हैं। छोटी छोटी बातों के लिए विदेशियों पर निर्भर रहने वाला भारत आज अपने देश के लिए आवश्यक उत्पादन करने की दिशा में आगे तो बढ़ा है। अगर हम आवागमन के साधनों के बारे में सोचें तो 1947 के बाद आज 75 वर्षों में एक बहुत बड़ा रेल का नेटवर्क आज भारत के अंदर है। 60,000 किलोमीटर का ट्रैक है, 6,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन है, करोड़ों लोग रोज आवागमन करते हैं। यह इन 75 वर्षों की प्रगति का एक चित्र हमको दिखाई देता है। आज वायु सेवाएं, हवाई सेवाएं कितनी बड़ी मात्रा में दिन प्रतिदिन उसकी मात्रा बढ़ रही है, हम देख रहे हैं। आजकल एयरपोर्ट बस अड्डे जैसे हो गए। तो दुनिया के देशों में हम इन विषयों में आगे बढ़े। प्रसार माध्यमों का अगर हम विचार करें तो कितने प्रकार के प्रसार माध्यम, दूरदर्शन के चैनल्स कहिए और भी कुछ कहिए, आज गांव-गांव के अंदर घर में बैठा हुआ व्यक्ति, गांव का व्यक्ति भी उस बात को समझने की कोशिश करता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ है। एक मोबाइल, दूरध्वनि के मोबाइल फोन की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल है आज। 80 करोड़ से ज्यादा। प्रति व्यक्ति भारत में इंटरनेट का कितना उपयोग होता है, इसका किसी ने हिसाब लगाया तो कहा गया कि भारत का औसत आता है 3 से 3.5 घंटे प्रतिदिन इंटरनेट पर रहता है। कौन कहेगा भारत पिछड़ा हुआ देश रहा। सुरक्षा के क्षेत्र में अपने वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार का कदम डाला है, आज इसरो हो, DRDO हो, ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न प्रकार के शोध करते हुए सुरक्षा के क्षेत्र में साधनों के संदर्भ में हम स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज अपने यहाँ के वैज्ञानिक कह रहे हैं
हमें दूसरे देशों से मंगवाने की आवश्यकता नहीं। यहीं के वैज्ञानिक, यहीं के मजदूरों के द्वारा यहाँ की आवश्यकताओं को पूरी करने की ये समर्थ है, बनते जा रहे हैं। दुनिया तो भारत को बाजार समझती है। वो चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो और कोई देश हो, वो समझता है कि 130-140 करोड़ का बाजार है, तो इस बाजार को अपना बाजार बनाने की कोशिश में लगे हैं। अगर हम एक शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम विचार करें तो एक समय था कि स्तरीय शिक्षा प्राप्त न होने के कारण बहुत बड़ी छात्र शक्ति विदेशों में जाने के लिए लालायित होती थी। अब उसके गति में कमी आई है, बंद तो नहीं हुआ, पूरा तो समाप्त नहीं हुआ है। पर आज भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संस्थान खड़े हो रहे हैं, सब प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में विचार करें तो किसी भी भारत के विदेशी पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी भी है और सस्ती भी है, गुणात्मक भी है और सबको सहज रूप से हम उसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसी स्थिति है। पर अभी पर्याप्त तो नहीं है, पर हम उसमें आगे बढ़े हैं। अब चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए भारत के बाहर से इस देश में आने की प्रक्रिया बहुत शीघ्र ही प्रारंभ हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए तो आना शुरू भी हुआ है। दुनिया के छोटे छोटे देश वो भारत को अपना एक आधार मानते हैं, यहाँ पर सुविधाएं हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि इन छोटे देशों से भारत की ओर आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ऐसे जीवन के विविध क्षेत्रों में हम लोग आगे बढ़े। आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी हो, एप्पल जैसी कंपनियां हो, उसमें भारत का आईटी से सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हुए गया हुआ इन कंपनियों के संचालन में बहुत बड़ी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। आज अमेरिका, यूके जैसे देशों में जो अच्छे चिकित्सक है वो अधिकतम भारत के हैं। हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे वैज्ञानिकों ने एक भारतीय दृष्टिकोण रखकर जो अवकाश में जो एक स्थापित करने की बात कही, एक दिन में 104 सैटेलाइट स्थापित करने का पुरुषार्थ यहाँ के लोगों ने किया। और मैं कहना चाहूंगा कि भारत का मानस इस प्रकार के अवकाश में अपने केंद्र स्थापित करने के पीछे किसी देश की जासूसी करने के लिए नहीं है, तो शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। और इसलिए इस सैटेलाइट्स को एजुकेशन सैटेलाइट कहा जाता है। हम शिक्षा देने के लिए आते हैं। दुनिया के सैटेलाइट अन्य देशों के जो अवकाश में स्थापित होते हैं वो दूसरे देशों की जासूसी करने का काम अधिक करते हैं। तो ये भारत का इस प्रकार का एक चित्र उभर कर आ रहा है। इस उभरते हुए चित्र को देखकर हम सब लोग आनंद का, गर्व का, स्वाभिमान का अनुभव करते हैं। हाँ, कमियां तो रहती है, 100% तो नहीं हो पाएगा, परंतु तो विश्वास है कि आज हम जिस दिशा में हमने कदम डाला है, बहुत जल्दी भारत विश्व के लिए एक मार्गदर्शक देश बनने जा रहा है। इसके प्रति हम सबके मन में विश्वास है। एक बात और कहना चाहूंगा कि सभी सांख्यिकी
का अभ्यास करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले वर्षों में सबसे अधिक युवा जनसंख्या का, युवा का प्रतिशत भारत में सबसे ज्यादा रहने वाला है। बाकी देश बूढ़े बूढ़े होते जा रहे हैं, वृद्ध होते जा रहे हैं। नई पीढ़ी, उनके सामने प्रश्न है कि नई पीढ़ी कहां से आएगी। कई प्रकार के परंपराओं के कारण शरण अन्य देशों में ज्यादा है। हमें यह सोचना है कि भारत की युवा पीढ़ी भिन्न भिन्न प्रकार के नैतिक शरण से सुरक्षित कैसे रहेगी और स्वाभिमान के साथ कैसे पैरों पर खड़ी रहेगी। और इसलिए हमें और किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं अहंकार के आधार पर नहीं कह रहा हूं, विश्वास के आधार। विश्वास के आधार। लोग कभी कभी चर्चा करते हैं कि भारत को अमेरिका बनना चाहिए, भारत को जापान बनना चाहिए, भारत को चीन बनना चाहिए। एक संत ने कहा कि भारत को अमेरिका, चीन, जापान बनने से बचाइए, भारत को भारत बनाए रखना यह हमारी जिम्मेदारी है। भारत भारत नहीं रहेगा तो दुनिया में अच्छी बातें बताने वाला कोई नहीं रहेगा, सन्मार्ग बताने वाला कोई नहीं रहेगा। और इसलिए हमें दूसरों का अनुकरण करने का मानस से बाहर आना चाहिए। हम अपने पैरों पर चलेंगे, कठिनाइयों में रहेंगे लेकिन स्वाभिमान से जिएंगे। इस प्रकार का एक भाव विकसित होने की आवश्यकता है। भारत का आर्थिक तंत्र, जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो भारत का उद्योग जगत यह हमेशा विकेंद्रित व्यवस्था कर रहा है, केंद्रित नहीं। यहां पर कुटीर उद्योगों का महत्व रहा है, यहां ग्रामोद्योगों का महत्व रहा है। और इसलिए यह कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग, इसको फिर एक बार प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो, उसमें गुणवत्ता लाने के लिए तंत्र विकसित किया जाए, ज्ञान उसके साथ जोड़ा जाए, लेकिन विकेंद्रित व्यवस्था के साथ ही हमको चलना चाहिए। आज बड़े बड़े उद्योग खड़े हो रहे हैं। बड़े उद्योगों का एक दायरा होना चाहिए। बड़े उद्योगों में जो उत्पादन होना चाहिए वो बड़े उद्योग करें। बड़े उद्योगों ने छोटे उत्पादन करने की दिशा में नहीं जाना चाहिए। छोटे उद्योग विकेंद्रित होते जाए। पूरे देश के लिए जीवन आवश्यक छोटी वस्तुएं क्यों एक दो कंपनियां उसका जिम्मा लेती है, बड़े स्थान पर उसका उत्पादन किया जाए। जो नित्य जीवन के नित्य सामान्य बातें हैं, परंतु आज नित्य सामान्य की बातें कि जिसमें बहुत बड़ी तकनीकी है, तो बहुत बड़ा कुछ तंत्र है, वह बड़े बड़े उद्योग जब करने में लगते हैं तो फिर छोटे उद्योगों पर एक बहुत बड़ा गहरा संकट निर्माण होता है। मणिपुर में आप कभी जाओगे तो आप देख पाओगे कि मणिपुर में एक बहुत बड़ा बाजार है। वो सारा का सारा बाजार गांव के लोगों के द्वारा चलाया जाता है, महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। एक छोटे 8 बाय 10 बाय 10 ऐसी छोटे टुकड़े पर, छोटे स्थान पर बैठकर अपने अपने घर में निर्माण की हुई वस्तुएं बाजार में लेने के लिए आती है। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि लगभग 1,500-2 हजार महिलाएं, 1,500-2 हजार अपनी छोटी छोटी दुकान सुबह आती है, शाम को वापस अपने घर पर जाती है। पूरा का पूरा उद्योग महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। ये व्यवस्था है भारत।
वो जो जिस प्रकार की चीजें बनाकर लाती है, तो अगर बड़े उद्योगों के हाथ में चला जाएगा, हो सकता है कि सस्ता देंगे लेकिन हमारी व्यवस्था को नष्ट करने की दिशा में हम जाएंगे। इसलिए विकेंद्रित व्यवस्था है। एक समय था, आज भी है, खत्म तो नहीं हुआ, पर उसको बचाने की चुनौती हम सबके सामने है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, आसाम में गमछा मिलता है, वो वहां की विशेषता है। घर घर में हाथ करगा है, उस पर वो घर घर के लोग बनाते रहते हैं अपना रसोई, अपना घर के काम करते करते बीच में समय मिलता है तब बुनने के लिए बैठ जाते हैं और बड़े सुंदर इसके इस प्रकार का वस्त्र बनता है। पर जब यह वहां से हटकर सूरत के बाजार में, सूरत के मिलों में बनना शुरू हुआ, आज इस प्रकार के छोटे वस्त्र निर्माण करने वाली आसाम की जो घर घर में जो होता था, उनके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। सोचने की आवश्यकता है कि विकेंद्रित व्यवस्था में नहीं रही तो क्या होगा, स्वावलंबन कैसे रहेगा, रोजगार कैसे बढ़ेंगे। और इसलिए सरकार हो, सामाजिक संस्थाएं हो, शिक्षा संस्थान हो, उन्होंने इन सब ने मिलकर इस प्रकार के स्वरोजगार और स्वरोजगार आधारित छोटे उद्योगों को जो भी बढ़ावा देना चाहिए, उस दिशा में पहल होनी चाहिए। और युवा वर्ग ने सोचना चाहिए कि हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जो बताया गया कि हम किसी के पास नौकरी की भीख मांगने नहीं जाएंगे, हम अपना रोजगार हम खड़ा करेंगे। ऐसा आत्मविश्वास जगाना इसकी आवश्यकता, और हो नहीं सकता ऐसा नहीं। भारत की युवा शक्ति में आज भी वो एक बीज है, मैं बीज कह रहा हूं। अगर उस बीज का ठीक से पोषण किया जाए, हो सकता है स्वदेशी जागरण मंच के इस माध्यम से एक स्वदेशी आत्मनिर्भरता, इसका एक जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, मैं समझता हूं कि इस दिशा में हम बहुत शीघ्र हम अनुभव करेंगे कि भारत व युवा इस दिशा में कुछ आगे बढ़ने की मानसिकता में आ गए हैं। और इसलिए विकेंद्रित व्यवस्था है। कोरोना के कालखंड में हमने अनुभव किया, जिस प्रकार के कोरोना के कारण स्थिति बनी, उस समय इस प्रश्न की गंभीरता ध्यान में आई। क्यों बिहार का, उड़ीसा का, झारखंड का मजदूर, उत्तर प्रदेश का मजदूर बड़े बड़े महानगरों में अपनी रोजंदारी के लिए, रोजगार के लिए क्यों जाता है? वो मुंबई जाता है, वो दिल्ली जाता है, वो बेंगलोर जाता है, वो चेन्नई जाता है। कहां से निकलता है? वहां की सब प्रकार की विपरीत परिस्थिति में रहता है, फुटपाथ पर सोना पड़ता है, छोटे छोटे टेंट बनाकर रहना पड़ता है, सब प्रकार की एक सामान्य जन सुविधाओं से वंचित उस प्रकार के वो वहां पर रहता है। वहां की व्यवस्थाओं में भी समस्या निर्माण होती है। और जैसे ही कोरोना के कालखंड में ये उद्योग जब बंद हुए, तो उसको स्थलांतरित होने पर मजबूर होना पड़ा। वाहन भी नहीं थे तो पैदल चल पड़े मजदूर। और जब हमने दृश्य देखा कि उत्तर भारत का मजदूर दक्षिण की तरफ जा रहा है, दक्षिण में काम करने वाला उत्तर भारत की तरफ जा रहा है, तो अगर ये पूरा इसका कोई अध्ययन करे तो ध्यान में आएगा कि जितने मजदूर जिन दिशाओं से आते हैं, उतने मजदूर वहां पर बाहर से आते हैं। अब इसका नियोजन करने की आवश्यकता रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी पहल की, उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति मजदूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश छोड़कर जाए, ऐसी नौबत नहीं आएगी। इस पर योजना हम बनाने में चल रहे हैं। ये एक उदाहरण मध्य प्रदेश ने कहा हम करेंगे। स्थानिक मजदूरों को स्थानिक स्तर पर काम मिल सकता है।
कोई किसी का कोई मोनोपोली तो नहीं होगी, परंतु स्थान स्थान के युवाओं को इस प्रकार के कार्य करने के लिए मन से तन से तैयार करने की आवश्यकता है। नहीं, हम यहीं पर काम करेंगे। इसका जो सर्वे हुआ, सर्वेक्षण में बड़ी अजीब बात ध्यान में आई। जो काम वो जाकर मुंबई में करता है वही काम उसको बंगाल में मिल सकता है। पर जब पूछा गया कि तुम ये काम यहाँ क्यों नहीं करते, मुंबई जाकर क्यों करते हो, तो उसने कहा मैं लज्जा अनुभव करता हूँ कि मेरे रिश्तेदार, मेरे लोग, मैं जहाँ पर जो काम करता हूँ वो देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं मुंबई में जाकर करता हूँ तो लोगों को बताऊँ मैं बॉम्बे में हूँ, तो मेरी प्रतिष्ठा बनती है। इस मानसिकता से बाहर निकला है। इसलिए कोरोना ने हमको एक पाठ सिखाया है। बड़े बड़े उद्योग बंद हुए तब छोटे छोटे उद्योग अपने अपने घर में लोगों ने करना शुरू किया। जब पेट का प्रश्न आता है तो मनुष्य रास्ता भी ढूंढता है। और जब इस समय के कोरोना के कालखंड में ये हमको एक पाठ अवश्य सीखने के लिए मिला कि हम अपने ही स्थानों पर रहकर अपने यहाँ की जो भी आवश्यकता है उसके पूर्ण करने की व्यवस्था में हम यहीं जुट जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि लोकल के लिए वोकल बनिए। तो लोकल के लिए वोकल बनेगा कौन? पढ़ा लिखा समाज का वर्ग। उसने लोकल स्थानीय उत्पादनों को महत्व देने की आवश्यकता है। क्यों नमकीन जैसी सामान्य चीजें गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से देश के कोने कोने में क्यों जाती है? बेकरी के उत्पादन है, क्यों इधर से उधर जाने की क्या आवश्यकता है? वहीं पर बनने चाहिए, जिसके लिए कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, बहुत बड़ा पूंजी नहीं, बहुत बड़े साधन नहीं, सामान्य से सामान्य बातों को लेकर शुरू हो सकता है। मैंने केरल में कई प्रकार के उदाहरण देखे कि अपने घर में ही चीजें बनाते हैं, आसपास के 10 गांवों में बेचने के लिए चले जाते हैं। ये मार्ग है। और इसलिए यह एक लोकल के लिए वोकल बनना, ये जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, इसमें पढ़ा लिखा वर्ग, संपन्न वर्ग, संभ्रांत वर्ग इसमें पहल करेगा। नहीं, हम यहां बनी हुई चीजें खरीदेंगे। बहुत कुछ छोटे उद्योग, अगर छोटे उद्योग मतलब कुछ छोटे उत्पादन छोड़ दिए जाए, जिसके लिए बड़ी व्यवस्था चाहिए। मैं मानता हूं कि मोटर गाड़ियां घर घर में, गांव गांव में तो नहीं बनेगी। बिजली के उत्पादन सभी स्थान पर नहीं बन सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स के आज जमाना है, वो चाहिए, वो सब दूर नहीं बन सकता। कपड़ा बनाने की मिलें सब दूर नहीं हो सकती। लेकिन अन्य कई उत्पादन ऐसे हैं कि जिन उत्पादनों को स्थानीय स्तर पर छोटी व्यवस्था के आधार पर, छोटे मजदूरों की कम संख्या के आधार पर किया जा सकता है। ये स्वदेशी जागरण मंच का एक उद्देश्य है कि इस प्रकार के मार्गदर्शन लोगों को मिले, युवा इससे मार्गदर्शन लेकर अपने अपने स्थानों पर अपने उत्पादन करने की दिशा में पहल करें। आज देश में 3 प्रकार के उद्योग हैं। एक बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा जैसे लोग हैं, रिलायंस जैसे लोग हैं, अदानी जैसे लोग हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी कपड़ों की निर्माण करने वाली आज एक व्यवस्था है। इस प्रकार का एक उद्योग जगत है। दूसरा है एक मध्यम है, छोटे हैं, बहुत बड़ा नहीं, परंतु एक छोटी पूंजी लगाकर एक अपना अपना तत्व विकसित किया है। इसको मीडियम कहा जा सकता है। और तीसरा है जो बहुत ही छोटी है, लघु उद्योग के रूप में। बहुत थोड़ी जगह चाहिए, थोड़ा तंत्र चाहिए, थोड़े मशीनरी चाहिए, थोड़े लोग चाहिए। और इसमें आज अगर हम देखेंगे तो ये लघु उद्योग बड़े उद्योगों पर निर्भर बड़ी मात्रा में है। महेंद्र, बजाज, टाटा किसी उत्पादन को बंद कर देते
छोटे उद्योग उसमें ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए बहुत बड़ा लघु उद्योगों का क्षेत्र ये बड़े उद्योगों पर निर्भर है। इसको तो हम पूरा समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन छोटे उत्पादन करने वाले स्वयं रोजगार यानी स्वयं उत्पादन भी करेंगे, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, इस दिशा में हमको ले जाना है। आज उस दिशा में पहल कहीं ना कहीं शुरू हो, प्रारंभ हो, इसकी आवश्यकता है। कई उद्योग तो ऐसे हैं कि जिसमें कोई प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं, थोड़ा सहयोग, थोड़ी पूंजी, उसके बल पर अपने कुशलता पर वो उसको उद्योगों को कर सकता है। परंतु प्रशिक्षण, उस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था, उस प्रकार के शासन की नीतियों के आधार पर उनको जो एक ढांचागत व्यवस्था खड़ी करने के लिए जो चाहिए वो उपलब्ध कराना, उसके लिए ठीक से नियम कानूनों का निर्माण करना, ताकि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बड़े सुविधाजनक उस मार्ग को अपनाएगा। एक स्टैटिस्टिक बताता है कि आज भारत में जो रोजगार है उसमें 10% रोजगार ये बड़े उद्योगों के द्वारा मिला है, केवल 10%, और 50% रोजगार ये स्वयं रोजगार है। पान का ठेला चलाता है, चाय की गाड़ी चलाता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, स्टेशन पर मजदूरी करता है, बाजार में मजदूरी करता है, सब्जी बेचने के लिए बैठता है, फल बेचने के लिए जाता है। ऐसी संख्या, इस प्रकार से अपना रोजगार उपलब्ध करने वाली, घर चलाने वाली ये जो संख्या है ये 50% तक है भारत के अंदर स्वयं रोजगार। इसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षित, अशिक्षित, उच्च शिक्षित, इसका अगर हम देखेंगे तो आम हम सबको एक बात ध्यान में आती है कि जो अल्प शिक्षित अथवा अशिक्षित है वो आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा। ये जो मध्यम शिक्षा वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा बेरोजगार है। जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की उनको तो रोजगार अपनी शिक्षा के बल पर मिल जाता है। ये जो बीच का वर्ग है वो जो सबसे बड़ा है वो बेरोजगार है। कम पढ़े हुए लोग बेरोजगार नहीं है। आवश्यकता है कि कोई भी काम करने में लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए। काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हर काम जो मेरे आजीविका को चलाने के लिए जो काम करना पड़े वो मैं काम करने के लिए तैयार रहूंगा। इस प्रकार की मानसिकता भारतीय हम सब लोगों की बनने की आवश्यकता है, तब जाकर इस समस्या का समाधान होगा। कोई भी सरकार, कोई भी बड़े उद्योग एक सीमा तक ही बेरोजगारी कम कर सकती है, लेकिन स्वरोजगार की जो दिशा है उस दिशा में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये देश के अंदर भविष्य में कोई बेरोजगार रहने की संभावना नहीं है। सब लोग अपना अपना घर चला सकते हैं। और के आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि प्रयोग करने वाले लोग खड़े हो, सहयोग करने वाले लोग खड़े हो, आत्मविश्वास का जागरण हो, प्रयोग करने की मानसिकता बने। हम सफलता हमको मिलेगी, इस विश्वास के साथ हम कदम डालें। जूझना तो पड़ेगा, बिना संघर्ष के कोई आगे नहीं बढ़ता है। जो भी लोग आगे बढ़े हैं वो किसी न किसी प्रकार का संघर्ष करते हुए बढ़े। आज की युवा पीढ़ी को सहजता से प्राप्त हो जाए, इस मानसिकता से बाहर लाकर मेरे प्रयत्नों से मैं प्राप्त करूंगा, इस दिशा में अगर ले जाना है तो मैं समझता हूं कि स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा ये जो पहल है उस पहल में सब बहुत लोगों ने अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। हम आने वाले वर्षों में विश्व के मंच पर इस आर्थिक जगत का एक नया नमूना फिर एक बार स्थापित करना चाहते हैं कि जो विश्व के छोटे देशों के लिए तो आदर्श बनेगा, पर बड़े देशों को भी इस विकेंद्रित व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। इस कल्पना के साथ
इस विश्वास के साथ, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। इसलिए आज यह 21 जिलों का केंद्र प्रारंभ होने का आज हमने शुभारंभ किया। मैं समझता हूँ कि ऐसे जिला केंद्रों में छोटी टीम बनेगी, जानकार लोग रहेंगे, अनुभवी लोग रहेंगे, अध्ययनशील लोग रहेंगे, सब प्रकार की साधन सुविधा जुटाने वाले लोग रहेंगे और परिश्रम करने वाले भी लोग रहेंगे। किसी भी जीवन का आधार केवल बुद्धि नहीं होता, केवल पैसा नहीं होता, केवल शौर्य नहीं होता, तो परिश्रम भी होता है। ये किसी भी आर्थिक जगत में स्वावलंबी बनने के ये 4 स्तंभ है। ज्ञान भी मिलेगा, अनुभव भी लेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे और परिश्रम भी करेंगे, तब जाकर मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का भारत भविष्य में खड़ा करने की बात चल रही है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के 100 वर्ष होते होते हम विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने में सफल होंगे। ये अपना स्वप्न नहीं, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों को धन्यवाद देते हुए, आप सबको नमस्कार करते हुए मेरी बात को